तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड स्कूल ऑफ थॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, लेकिन जितना इम्पैक्ट, जितना इन्फ्लुएंस या जितना असरअंदाज या बिहेवियरिज्म हुआ है ना साइकोलॉजी के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर, जिंदगियों के अंदर, उतना कोई भी स्कूल ऑफ थॉट, मेरा नजरिया गलत भी हो सकता है, उतना कोई भी स्कूल ऑफ थॉट इन्फ्लुएंस नहीं किया, उतना कोई भी स्कूल ऑफ थॉट असरअंदाज नहीं हुआ जितना बिहेवियरिज्म हुआ है। बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी के अंदर इतना जबरदस्त स्कूल ऑफ थॉट है ना। जब ये स्कूल ऑफ थॉट दिया गया तो इसने पूरी की पूरी साइकोलॉजी को हिला के रख दिया। वो किस तरह से? पहले तो हम अंदाजा लगाते रहे कि बिहेवियर कैसे होता है, कॉन्शियस कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, फिर फंक्शन कैसे कर रहा होता है, ये सारी चीजें अंदाजा लगा रहे थे। ठीक है। अब उसका जो प्रैक्टिकलिटी वो बहुत कम थी। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उस स्कूल ऑफ थॉट का, स्ट्रक्चरलिज्म का, फंक्शनलिज्म का तो फिर भी था ना कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू हो गया था, लेकिन उसने भी कोई बहुत अच्छा हमें वे ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम नहीं दिया, सोल्यूशन का एक कोई रास्ता अच्छा नहीं दिया। लेकिन बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट इतना जबरदस्त स्कूल ऑफ थॉट है, इसने हमें, मैं आपको एक लाइन ही बोलूंगा, अगर उसको आप समझ लें तो इसने क्या किया। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर क्या एबिलिटी है, ये आपको ये भी बताता है कि आपने अगर कोई बिहेवियर क्रिएट करना है कैसे कर सकते हैं। ये आपको ये भी काबिलियत देता है, ये भी आपको सलाहियत देता है कि आपने कोई बिहेवियर खत्म करना है तो कैसे करना है। और हमें इन दोनों चीजों से ही वास्ता पड़ता है अपनी थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द फील्ड, थ्रू आउट द अपनी स्टडी, जितनी भी हम दुनिया के अंदर फिर रहे हैं या चल रहे हैं या जी रहे हैं, इन दो चीजों के साथ ही हमारा वास्ता पड़ता है। या पैदा हुए हुए बिहेवियर के साथ, या किसी नए बिहेवियर को पैदा करना होता है हमने। ठीक है। तो वो ये बिहेवियरिज्म आपको ये सलाहियत देता है कि आप किसी पहले से पैदाशुदा बिहेवियर को अगर खत्म करना है तो बिहेवियरिज्म सोल्यूशन देगा कैसे करना है। अगर वो कहता है कि किसी बिहेवियर को आप पैदा करना चाहते हैं तो ये आपको सोल्यूशन देता है कि कैसे करना है। अगर ये वाली दो चीजें हमारे हाथ में है तो मेरे ख्याल में पीछे कुछ नहीं बचता, पीछे कुछ नहीं बचता। अगर आपको ये पता हो कि कौन से बिहेवियर को कैसे खत्म करना है और किस बिहेवियर को कैसे पैदा करना है, और ये दोनों चीजों का सोल्यूशन हमें बिहेवियरिज्म देता है। और ये इतनी बड़ी चीज है ना, अगर इसको समझा जाए तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इस बिहेवियरिज्म ने कितना बड़ा हमारा मसला हल कर दिया। कि पहले तो मतलब कि समझ नहीं आ रही थी ना कि कैसे चीजों को डील किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे पैदा किया जाए, लेकिन बिहेवियरिज्म ने आके आपको फौरन बता दिया कि कंडीशनिंग करो, खत्म कर दो, कंडीशनिंग करो, पैदा कर लो। ठीक है। इतना जबरदस्त स्कूल ऑफ थॉट था। तो इसने बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस किया साइकोलॉजी के अंदर, हमारी सोशल लाइफ के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के अंदर। कि अगर आप चीज़ों को सिखाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, या वो चीज़ें जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, फायदेमंद नहीं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। ये जादू बिहेवियरिज्म ने किया था। ठीक है जी। जी सर। चलें स्टार्ट करते हैं जी। बहुत जबरदस्त स्कूल ऑफ थॉट है ये। इसको अगर आप समझे तो आपको इसके हर स्टेप के अंदर, हर स्टेज के अंदर, हर टॉपिक के अंदर ना सिर्फ बहुत सी हैरान कर देने वाली चीजें समझ आती हैं, बल्कि ये आपको अपनी लाइफ को बेहतर करने के बहुत से रास्ते भी बता रहा होता है, बहुत से स्टेप्स भी बता रहा होता है। तो आज से ही साइकोलॉजी को अगर आप पहले करते हैं तो बहुत जबरदस्त, अगर पहले नहीं करते तो आज से ही साइकोलॉजी को ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट के तौर पर बल्कि आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना शुरू कर दें। तो हम हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म देखेंगे, थोड़ा सा एक इसका ग्राउंड बनाएंगे। याद रखिएगा, आपने अगर पढ़ना हो कभी जिंदगी में या आपने आगे पढ़ाना हो, तो हमेशा एक टॉपिक, एक चैप्टर या कोई फील्ड स्टार्ट करने से पहले आपने उसका ग्राउंड बनाना है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। और इंट्रोड्यूस करवाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि कोई आप उसकी स्टोरी, कोई केस स्टडी या कोई एक्सपेरिमेंट उनको बताएं। उस एक्सपेरिमेंट से एक बेस बन जाती है, एक ग्राउंड बन जाता है, फिर उस ग्राउंड पर खेलना बहुत आसान हो जाता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो बताता हूँ कि ग्राउंड नहीं बनाया जाता क्योंकि हमें टीचिंग मेथड्स या तो पता ही नहीं होते, या फिर क्या होता है हमें पता होता है हम उनको सीरियस ही नहीं लेते हैं। ठीक है। ये टीचिंग भी एक पैशन वाला काम है। अगर पैशन है टीचिंग का तो आप बहुत जबरदस्त पढ़ा लेते हो। अगर पैशन नहीं है तो आप अच्छा नहीं पढ़ाते, सोसाइटी पे एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते बल्कि बुरा क्रिएट करते हो। तो कोशिश करें कि अगर आपने पढ़ाना हो तो पहले ग्राउंड बनाया करें, बच्चों को जहनी तौर पर तैयार करें, ताकि वो जब भी आप जब काम की बात उनकी तरफ फेंकेंगे तो फौरन कैच करेंगे। तो उसी तरह से ग्राउंड बनाते हैं कैसे,
हमारे पास एक क्लेवर हांस का नाम का हॉर्स है, घोड़ा है। ये केस स्टडी है, ये एक्सपेरिमेंटल, आप केस स्टडी भी कह सकते हो, इसको एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। अब ये इसको बिहेवियरिज्म के साथ जोड़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। एक घोड़ा था, ये आई थिंक अमेरिका के अंदर या जर्मनी के अंदर था, यूरोप, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक घोड़ा था यूरोप के अंदर, 90s की 1900s की बात है ये। बहुत फेमस घोड़ा था। फेमस किस वजह से था? अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। इंटेलिजेंस की वजह से इसको बोला जाता था कि फोर लेग्ड, इंटेलिजेंट फोर लेग्ड क्रिएचर, चार टांगों वाली एक ज़हीन मखलूक बोला जाता था। किस वजह से बोला जाता था? कि ये डिफरेंट काम परफॉर्म करता था। जैसे आपने देखा होगा कि मदारी वगैरह जब या कोई तमाशा हम देखते हैं, या फिर खास तौर पर अगर आपने सर्कस देखी है तो सर्कस के अंदर आप देखते हैं कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। एक बंदा उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं। हम हैरान रह जाते हैं, यार ये एक जानवर ये कैसे कर सकता है? तो ये उस टाइम की बात है कि उस वक्त ये चीजें आम नहीं थी, यानी कि जानवरों का लर्निंग करना या कंडीशनिंग करना या उनका कुछ परफॉर्म करना इतनी ज्यादा आम चीजें नहीं थी। उस वक्त जब ये घोड़ा सामने आया निकल के, तो इसने सबको हैरान कर दिया कि यार इतना जबरदस्त घोड़ा। तो ये क्या करता था? डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर करता था, डिफरेंट चीजों को इसने याद किया हुआ था, डिफरेंट जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर लेता था, इस तरह के डिफरेंट टास्क करता था, जिस वजह से लोग बहुत हैरान होते थे और ये बहुत फेमस हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ आपको। क्लेवर हैंस हु रेज्ड इन बर्लिन, बर्लिन जर्मनी, जर्मनी में था, वाज अ क्लियरली सेलिब्रिटी। ये सेलिब्रिटी इसको माना जाता था, यानी कि इतना फेमस हो गया था कि लोग इसके इन पर एडवर्टाइजमेंट करना शुरू हो गए थे। हमारे कोई फिर फेमस हो जाए तो उसके नाम पर चीजें आना शुरू हो जाती हैं, प्रोडक्ट शुरू हो जाती है, उनके नाम पे चीजें फरोख्त होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये वाला था, ठीक है। आर्टिकल्स लिखने शुरू हो गए जनाब, इस पर सॉन्ग लिखना शुरू हो गए। कोई नई चीज हो ना तो इस तरह से होता है। अच्छा, हिज फिनोमिनल नॉलेज वाज टेस्टेड बाय eminent mathematician and he was judged to have numerical reasoning ability equivalent to that of a typical 14-year-old boy। इसकी जो एबिलिटीज थी ना, मैथमेटिशियन यानी कि जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको टेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि इसकी जो एबिलिटी है ना 14 साल के बच्चे के बराबर है। जो टास्क 14 साल का बच्चा कर सकता है वो ये घोड़ा कर सकता है। हैंस कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी कि प्लस और माइनस कर सकता था, डेसिमल्स को पहचान सकता था, रीड कर सकता था, आइडेंटिफाई कर सकता था कॉइन्स को, प्ले कार्ड गेम्स खेल सकता था, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग कर सकता था, रिकॉग्नाइज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, एंड परफॉर्म एस्टोनिशिंग फीट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। अ राइटर फॉर न्यूयॉर्क टाइम्स क्लेम दैट हैंस फॉर्म्स लिटिल सेंटेंस, छोटे सेंटेंस भी वो बना सकता था। फिर उसको कहता है अगले दिन के लिए वो याद भी रख पाता था, याद भी रख पाता था, और डिफरेंट कलर्स को वो डिस्क्रिमिनेट भी कर पाता था, कलर्स में भी डिस्क्रिमिनेशन वो कर पाता था, ठीक है। ये उसकी एबिलिटीज बता रहा है, इसको समझ, इसको जहन में बिठाते जाएं। अब इसमें आगे रिजल्ट क्या निकलेगा वो देखते हैं। अच्छा, द हॉर्स रिप्लाई टू द क्वेश्चन पोज टू हिम, जब उससे क्वेश्चन पूछा तो वो अपने पाँव से उसको जवाब था, यानी कि टैप करता था। फर्ज करें अगर नंबर पूछा जाएगा तो उस उतने नंबर वो अपने पाँव को टैप कर देता था और उसका आंसर दे देता था, ठीक है। नॉडिंग इट्स हेड, हेड को नॉड करके देता था। द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट, अगर उससे किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता था वो सर के इशारे से बताता था, ठीक है, कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ द जेंटलमैन प्रेजेंट आर वेयरिंग स्ट्रॉ, अगर उनसे पूछा जाता था कि हाँ जी, फर्ज करें मजमा लगा है ना, जैसे वो मदारी मजमा लगाता है आके, तो इससे पूछा जाता था हाँ जी मजमे में खड़े कितने लोगों ने खास तरह का हैट पहना हुआ है, तो वो बताता था कि कितने लोगों ने पहना हुआ है। क्लेवर हांस टैप द आंसर विद हिज राइट फुट, अपने फुट से वो टैप कर देता था, ठीक है। बीइंग केयरफुल टू ओमिट द स्ट्रॉ हैट्स worn बाय द लेडीज, जितनी लेडीज ने वो पहना होता था उतनी बारी वो बता देता था कि इतने लोगों ने पहन रखा है, ठीक है। ये होगी घोड़े की बात। अब आ जाते हैं उसके ऑनर की जानब। नाउ वॉन्डर पीपल, ये ऑनर का नाम था विलियम वॉन ऑस्टन। No wonder people were dazzled, no wonder hence honor William, मतलब कि लोग हैरान थे, ठीक है। उसका जो मालिक था ना, वो एक रिटायर्ड मैथमेटिक्स का टीचर था, वो भी बहुत खुश था उसकी इस परफॉर्मेंस से। He had spent several years, अब वो कहता है कि उसने काफी साल गुजारे हैं इसको ट्रेन करने में, ठीक है। टीचिंग हैंस द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुताबिक उसने डिफरेंट चीजें उसने सिखाई हैं। हैविंग ट्राइड प्रीवियसली अनसक्सेसफुल
अनसक्सेसफुली टू टीच अ कैट एंड बियर। इससे पहले उसने कैट और बियर को सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सका। ठीक है, नॉर डिड ही बेनिफिट फ्रॉम द रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, या कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं सिखा रहा था। द मोटिवेशन फॉर हिज पेन्स टेकिंग एफर्ट वाज प्योरली साइंटिफिक। इसकी जो वो मोटिवेशन थी ना, वो साइंटिफिक थी। वो साबित करना चाहता था कि जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं। हिज गोल वाज टू प्रूव दैट डार्विन वाज करेक्ट। अब ये देखो, डार्विन के साथ ये बात जुड़ेगी, इसको डार्विन के साथ जोड़ते हैं कैसे। His goal was to prove that Darwin was correct in suggesting that human and animals have similar mental processes, कि जो humans और animal होते हैं ना, उनके mental processes same होते हैं। ठीक है, ये विलियम वॉन ऑस्टन का गोल था ये साबित करना। वो ये दिखाना चाहता था कि वाकई एनिमल भी इंटेलिजेंट होते हैं। अब बात आती है जी एनिमल इंटेलिजेंस। Von Osten believed that the only reason horses and other animals appear to be less intelligent is because they have not given the sufficient education. उसका ये belief था, या वो ये मानता था कि दूसरे एनिमल, हॉर्स या दूसरे एनिमल्स उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं जितने इंसान होते हैं। बस इशू ये होता है वो जी सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो अभी आप पढ़ा रहे हैं, ये बिहेवियरिज्म का बैकग्राउंड होगा कि बिहेवियरिज्म कैसे स्टार्ट हुआ था, या इस जी पे ये काम कैसे होना स्टार्ट हुआ था? ये बिहेवियरिज्म का पार्ट है। ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, मैंने बताया कि ये हम ग्राउंड बना रहे हैं। समझ लो कि बिहेवियरिज्म को समझने के लिए हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पर इसको देख रहे हैं। ये बेसिकली ये हिस्ट्री का पार्ट है। ये जो हिस्ट्री है ना हमारी साइकोलॉजी जी की, सर। उसका पार्ट है ये वाला। ये बुक से लिया गया है, ये मैंने अपनी तरफ ये वाला जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू। हाँ। अच्छा अच्छा, वो कहता है कि जानवर उसी तरह इंटेलिजेंट होते हैं जैसे इंसान होते हैं, बट ये इशू ये होता है कि इनको सही एजुकेशन नहीं दी जाती। इनको एजुकेशन नहीं मिलती, दैट्स व्हाई वो इंटेलिजेंट नहीं, अपनी शो नहीं कर पाते, या वो अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा नहीं पाते। ही वाज कन्विंस्ड दैट द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग द हॉर्स कुड शो दैट इट वाज एन इंटेलिजेंट बीइंग। वो कहता है अगर सही उसको ट्रेनिंग दी जाए तो वो साबित कर सकता है कि वो भी एक इंटेलिजेंट मखलूक है, इंटेलिजेंट बंदा है या जानवर है। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स मच ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज कन्विंस्ड। इसकी एफर्ट की वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो मानना शुरू हो गया था, भाई तेरी बात सही है कि जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं इंसान तरह। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रेज कर दिए। आपको पता है जब कोई नई चीज या ऐसी चीज जो बहुत फेमस हो रही है, तो उस वक्त फिर वो लोग जो उसको जिनको जेलसी हो रही है, या जो ये कहते हैं कि यार ये हमने क्यों नहीं किया, वो फिर मैदान में उतर आते हैं। तो फिर इस पर भी क्वेश्चन रेज हुए। देयर वर सम स्केप्टिक्स, सम डाउटर्स who questioned whether hens or any other animal could really be so clever। कहते थे कि क्या वाकई कोई क्लेवर हो सकता है जानवर, या मतलब इंटेलिजेंट हो सकता है। देयर हैड टू बी ट्रिकी इन्वॉल्व्ड। क्या उसमें कोई ट्रिक्स तो नहीं है, क्या ये कोई ट्रिक तो नहीं है जो मतलब इसको साबित करने की कोशिश कर रहा है, इंटेलिजेंट को ट्रिक तो नहीं है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो जाती है। सम थॉट इट वाज द स्कैंडल ऑफ द सेंचुरी। कुछ कहते थे कि यार ये इस सेंचुरी का बहुत बड़ा स्कैंडल है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है हॉर्स को डिफरेंट करतब सिखा के। ठीक है, अब क्वेश्चन रेज हुए थे यहाँ पर, डू यू बिलीव इट इज पॉसिबल टू टीच एन एनिमल टू आंसर सच क्वेश्चंस। क्या आप बिलीव करते हो कि इनको सिखाया जा सकता है। वाज द डिस्प्ले ऑफ द एनिमल्स इंटेलिजेंस लेजिटिमेट। क्या वाकई वो इंटेलिजेंट होते हैं एनिमल्स। एंड व्हाट डज दिस ऑल हैव टू डू विद द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इसका हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। वो विल सी दैट इट वाज अ साइकोलॉजिस्ट हु फाइनली सॉल्व दैट मिस्ट्री। और फाइनली एक साइकोलॉजिस्ट ने ही इस इशू को रिजॉल्व किया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, वाज हेंस रियली क्लेवर। क्या वाकई वो क्लेवर था या इंटेलिजेंट था। इन सितंबर 1904 आफ्टर अ लेंथी इन्वेस्टिगेशन द कमेटी। अब वहां पर इशू क्रिएट होना शुरू हो गए, लोगों ने सवाल उठाना शुरू हो गए, तो फिर एक कमेटी बनी। फिर 1904 में कमेटी ने क्या किया, कंक्लूड कर दिया कि हेंस द वंडर हॉर्स वाज नॉट रिसीविंग इंटेंशनल सिग्नल। वो कोई भी, अब उनको इशू ये था कि वो कहते हैं कि जब ये जो आंसर कर रहा है ना, इसका मालिक लाजमी इसको कोई ना कोई इशारा देता है जो ये आंसर सही करता है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि इसको कोई इशारे नहीं मिलते, कोई सिग्नल नहीं मिलते और कोई क्यूज नहीं मिलते। ठीक है, ऑनर की जानिब से नो फ्रॉड नो डिसीट, कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। बट एक बंदा था वहां पर, स्टम्प, was not completely satisfied। वो बंदा सेटिस्फाई नहीं था। वो कौन था, स्टम्प था। ये सेटिस्फाई नहीं था कि यार ये कुछ गड़बड़। आप जब आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह रही हो कि ये ऐसे नहीं है यार,
ये कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। तो वो सेटिस्फाई नहीं था, उसने, वो बड़ा क्यूरियस था, फिर उसने क्या किया, अपने एक शागिर्द को ना इस काम पे लगा दिया, जिसका नाम बड़ा अजीब सा है, ऑस्कर फंगस्ट। ऑस्कर फंगस्ट ये इसका शागिर्द था, इसके जुम्मे लगाया कि भाई इसको हल करो। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट बनाया, एक्सपेरिमेंट उसने डिजाइन किया और उस घोड़े को मैदान में ले आया कि भाई आजा। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट ये किया, हैड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कुड आंसर क्वेश्चंस इवन व्हेन द ट्रेनर वाज नॉट प्रेजेंट। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि यार ये घोड़ा तो उस वक्त भी आंसर कर रहा है। अब वो ये देखना चाहता था कि क्या घोड़ा उस वक्त भी आंसर करता है जब मतलब कि उसका जो है ऑन मौजूद नहीं है उसके पास। फिर उसने क्या किया, उसने दो ग्रुप बना लिए लोगों के। He performed two groups of questions, one composed of people who knew the answers. उसने दो ग्रुप बना लिए, आधे क्वेश्चन एक ग्रुप को दिए, आधे क्वेश्चन एक ग्रुप को दिए। एक ग्रुप ऐसा था जिसको क्वेश्चंस भी पता थे, उसके आंसर्स भी पता थे, जबकि दूसरा ग्रुप ऐसा था उसको क्वेश्चंस तो पता थे लेकिन आंसर्स नहीं पता थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक ग्रुप ऐसा था जिसको क्वेश्चंस पता थे, आंसर भी पता थे, दूसरे को आंसर नहीं पता थे, जस्ट क्वेश्चन पता थे। तो रिजल्ट क्या निकले जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया उससे क्वेश्चन घोड़े से, तो रिजल्ट क्या निकला, द रिजल्ट शोड दैट हॉर्स आंसर्ड करेक्टली ओनली व्हेन द क्वेश्चनर्स देमसेल्व्स न्यू द आंसर्स। घोड़ा सिर्फ उसी वक्त क्वेश्चंस के आंसर कर सका जब लोग, सिर्फ उन्हीं लोगों को क्वेश्चंस के आंसर कर सका जिनको उसके आंसर पता थे। इंटरेस्टिंग चीज है कि घोड़ा सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दे सका या उन लोगों के सवालों के जवाब दे सका जिनको आंसर या जवाब पता थे। वो कैसे? Obviously, hence was receiving information from whoever was questioning. वो कहते हैं कि वो जो है घोड़ा था ना, वो इशारा या क्यूज वसूल कर रहा था, उनसे वो उनको उनसे ले रहा था कुछ ना कुछ। मिसाल के तौर पर अगर आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछे और उसको आंसर भी पता हो, आप रैंडमली आंसर करना शुरू करो तो एक आंसर आप सही दे दो तो फौरन उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उस तरह का सीन है और आपको पता चल जाता है यार ये इसके यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन चेंज हुए, इट मींस कि यही आंसर है। ठीक है, तो ये वो वाली बात करने की कोशिश कर रहा है कि ये इसने सिर्फ उन्हीं लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जिनको उनका आंसर पता था, उन लोगों को आंसर कर ही नहीं सका जिसको आंसर पता ही नहीं था, उस ग्रुप को नहीं दे सका। तो यहाँ पर फिर गड़बड़ थोड़ी सी हो गई और उनको आसानी हो गई इसको सॉल्व करने में ना, इस प्रॉब्लम को। अच्छा, अब वो कहता कि वो जिन लोगों को पता था ना आंसर, वो चाहे स्ट्रेंजर ही थे, अजनबी थे, उनको भी आंसर कर दिया उसने क्योंकि उनको आंसर पता था। आफ्टर अ सीरीज ऑफ वेल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, फंगस कंक्लूडेड दैट हैंस हैड बीन अनइंटेंशनली कंडीशनड। लो जी, बिहेवियरिज्म आ गया, कंडीशनिंग की बात आ गई। उसने बोला कि ये बंदा, ये जो घोड़ा है ना, कंडीशनड हुआ पड़ा है भाई, ये कंडीशनड हुआ है। अच्छा, द हॉर्स वुड बिगिन टैपिंग हिज हूफ व्हेनेवर ही परसीव्ड स्लाइटेस्ट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉन ऑस्टन। जब वो अपने, ये उस वक्त टैप करना शुरू कर देता था जब उसका जो ऑनर था ना, वो हेड को मतलब कि मूव करता था, अपने सर को मूव करता था, और उस वक्त रुक जाता था जब वो अपने सर को ऊपर को इशारा करता था। ठीक है, मतलब दो इशारे बनाए हुए थे उसने, सही आंसर करना है या क्या आंसर करना है। ठीक है, फंगस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एवरीवन, इवन पीपल हु हैड नेवर बीन नियर अ हॉर्स, मेड द सेम हेयरली। वो कहता है वो लोग जो इवन घोड़े के पास भी नहीं आते, वो भी उसी तरह से इशारे कर रहे होते हैं, जैसे मतलब या उसी तरह के सिग्नल दे रहे होते हैं या इशारे दे रहे होते हैं। ठीक है, जब सही आंसर सुनते हैं या सही चीज को देखते हैं। Thus the psychologist demonstrated that Hans did not have a strong store house of knowledge. उसने साबित कर दिया कि इस घोड़े के पास कोई नॉलेज सेव करने का कोई इसके पास एबिलिटी नहीं है, कोई इसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। He had simply been trained to start tapping. इसको सिर्फ ट्रेन किया गया है, यानी कि इसकी कंडीशनिंग की गई है, इसकी ट्रेनिंग की गई है। ठीक है, अब बिहेवियरिज्म की तरफ, लर्निंग की तरफ बात जा रही है। कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई इशू नहीं है। एंड द हॉर्स हैड बीन कंडीशन टू स्टॉप टैपिंग इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस ऑपोजिट मूवमेंट। वो कहते हैं कि जब उसके ऑपोजिट मूवमेंट होती तो वो स्टॉप कर देता था टैप करना। वॉन ऑस्टन हैड रीइंफोर्स्ड हैंड्स। अब वो कहता है इसने रीइंफोर्स किया था, उसने इसका सोल्यूशन आंसर दे दिया कि ऐसा क्यों होता है। उसने बोला कि जो हैंड्स था ना उसका ऑनर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड बाय गिविंग हिम कैरेट्स एंड शुगर लम्प्स व्हेन ही मेड अ करेक्ट आंसर। उसको रीइंफोर्समेंट दी जाती थी जब वो करेक्ट आंसर करता था। उसकी ट्रेनिंग की गई है, कंडीशनिंग की गई है और उसको रीइंफोर्समेंट दी जाती थी जब वो करेक्ट आंसर करता था। ये कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दी जाती थी। ठीक है, फिर वो कहता है कि जब उसने देख लिया कि ये अब सीख गया है घोड़ा, तो फिर उसने क्या किया, वक्फों से
कभी कभी उसको देना शुरू कर दी ओकेजनली, यानी कि वक्फों के साथ, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सी रीइंफोर्समेंट हो जाती है, ये वेरिएबल रीइंफोर्समेंट। फिर उसने वेरिएबल रीइंफोर्समेंट देना शुरू की और इस तरह उसकी लर्निंग हो गई। एंड रिजल्ट क्या निकले? द केस ऑफ द क्लेवर हांस इलस्ट्रेट दैट द वैल्यू एंड नेसेसिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। अब ऊपर तक तो उसका जो केस है वो रिजॉल्व हो गया कि यार ये इसने कंडीशनिंग की है, इसको सिखाया गया है, इसको रीइंफोर्समेंट दी गई है, ठीक है, कि कैसे चीजों को स्टडी करना है और फिर आंसर देना है, कैसे चीजों को पिक करना है फिर आंसर देना है, ठीक है। तो ये इसने मिस्ट्री सॉल्व कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर अब जैसे ये जब ये मिस्ट्री सॉल्व हुई ना, तो इसका जो हॉर्स का जो ऑनर था उसको बहुत सदमा हुआ। कहता कि मैं तो समझता रहा कि यार तू वाकई इंटेलिजेंट है, या तू वाकई ही जो चीज मैं साबित करना चाहता था कि आपके वाकई ही जानवर के मेंटल प्रोसेसेस उसी तरह होते हैं जैसे इंसान के होते हैं, लेकिन मतलब कि ऐसा नहीं था, मैं गलत समझता रहा, ठीक है। तो वो बाद में फिर उसको सदमा भी लगा इस चीज का। अच्छा, बाद में एंड रिजल्ट क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, साइकोलॉजी को इसका फायदा क्या हुआ, अब वो देखते हैं। वो कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट ने या इस केस ने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को बहुत इंपॉर्टेंस दी साइकोलॉजी की फील्ड में, खास तौर पर एनिमल बिहेवियर में कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इट मेड साइकोलॉजिस्ट मोर स्केप्टिकल ऑफ क्लेम ऑफ ग्रेट फीट्स ऑफ एनिमल इंटेलिजेंस, हाउएवर इट आल्सो शोड दैट एनिमल्स वर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड दे कुड बी कंडीशनड। वो समझना शुरू हो गया, उनको पता चल गया कि वो लर्निंग के कैपेबल होते हैं और उनकी कंडीशनिंग की जा सकती है उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ये भी एक केस स्टडी है या एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनिमल लर्निंग केम टू बी seen as the more useful approach to the problem than the earlier type of speculation about some alleged conscious operating in an animals। वो कहते हैं कि इसके बाद जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एनिमल लर्निंग, एनिमल स्टडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई पहले की निस्बत, ठीक है। फंगस एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट अबाउट क्लेवर हांस वाज रिव्यूड बाय जेबी वॉटसन। लो जी, यहाँ पर जेबी वॉटसन की एंट्री हो गई है। अब ये जो फंगस ने उस एक्सपेरिमेंट के क्लेवर जो हॉर्स था उस एक्सपेरिमेंट पे जो उसने लिखा था ना, फिर जेबी वॉटसन ने उसको रिव्यू किया, यानी कि उसको देखा। तो फॉर द जर्नल ऑफ कंपैरेटिव न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इस जर्नल के लिए उसने लिखना था, रिव्यू देना था। अच्छा, एंड इट्स कंक्लूजन इन्फ्लुएंस्ड वॉटसन ग्रोइंग इंक्लिनेशन। अब इस चीज ने क्या किया, वॉटसन को उस खुद को भी इंप्रेस किया, उसकी सोच को चेंज किया। ग्रोइंग इंक्लिनेशन टू प्रमोट अ साइकोलॉजी that would deal only with behavior not with consciousness। क्योंकि उस वक्त ये उस दौर में इसको स्ट्रक्चरलिज्म से भी वास्ता पड़ा, फंक्शनलिज्म से भी वास्ता पड़ा, लेकिन जब उसने क्योंकि वो बिहेवियर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, तो फिर उसको जब इस तरह की चीजें मिलना शुरू हुई ना, उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो उसकी थोड़ा सा और अपना जो इरादा उसने मजबूत कर लिया कि बिहेवियरिज्म को, यानी कि बिहेवियर स्टडी को हमने क्या करना है, प्रमोट करना है कॉन्शियसनेस की बजाय, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हुई थी जेबी वॉटसन की। ये चीज, ये केस स्टडी जब उसने देखी तो इसने भी उसकी एक तरह से हेल्प ही की थी चीजों को डिजाइन करने में, चीजों को आगे बढ़ाने में। जी, यहाँ क्वेश्चन अगर एक दो लाइनों में आपको बताऊं तो ये जो हमने सारा एक्सपेरिमेंट देखा है, इसमें हमने कंडीशनिंग देखी, लर्निंग देखी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देखी है, एनिमल्स बिहेवियर देखा है, ठीक है। और उन यहां से फिर स्टार्ट होना शुरू हो गई थी चीजें प्रॉपरली, और बिहेवियरिज्म की तरफ बात आना शुरू हो गई थी। ये है इसका बेसिकली एंड रिजल्ट। और बाद में फिर इस चीज की इंपॉर्टेंस साबित हुई बाद में कि यार वाकई ये चीज ठीक है, अच्छी है, इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं और सही रिजल्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्टिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तो फिर इस चीज पर ज्यादा काम होना शुरू हो गया था, बिहेवियरिज्म पर। जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि थोड़ा सा ग्राउंड बन गया है, हमने देख लिया कि कैसे कंडीशनिंग हो रही होती है चीजों की और लर्निंग हो रही होती है, हमने एनिमल को देख लिया। अब थोड़ा सा बिहेवियरिज्म को देख लेते हैं, बिहेवियरिज्म की डेफिनेशन कर लेते हैं, बाकी हिस्ट्री के बाद में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हाट्स बिहेवियरिज्म इज साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बिहेवियरिज्म की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप वॉटसन की ये डेफिनेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि बिहेवियरिज्म अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन क्या है, साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। वो बिहेवियर जिसको देखा जा सके उसकी साइंस को क्या कहते हैं, या उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, बिहेवियरिज्म। Behaviorism an area of psychological study that focus on, ये भी डेफिनेशन ही है, focus on observing and analyzing how controlled environmental changes affect behavior।
कि हम अगर अपने इन्वायरमेंटल चेंज या एनवायरमेंटल जो कंडीशंस है उसको कंट्रोल कर लें तो वो बिहेवियर पर किस तरह से इफेक्ट हो रही होती हैं, ये बिहेवियरिज्म है। ठीक है, ये उसकी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट आप कह सकते हैं या बिहेवियरिज्म कह सकते हैं, नो इशू। द बेसिक टेंets ऑफ द वाटसन वर सिंपल, डायरेक्ट एंड बोल्ड, यानी कि इसमें कोई शक शुबा नहीं था, सिंपल सी बात थी, सीधी सीधी बात थी, ज्यादा इतराज कोई उठा नहीं सकता था इस पे। ठीक है, इस पे इतराज करने वाली बात कोई नहीं थी, सीधी सी बात। ही कॉल्ड फॉर अ साइंटिफिक साइकोलॉजी दैट डेल्ट ओनली विद ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर तो किसी को इशू नहीं हो सकता ना, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, तो वो कहता सीधी सी बात है, सिंपल सी। एक्ट दैट कुड बी डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिवली इन टर्म्स सच एज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। वो कहता है कि इसको ऑब्जेक्टिवली बताया जा सकता है या इसको बताया जाना चाहिए किस फॉर्म में, स्टिमुलस एंड रिस्पांस की, यानी कि एक स्टिमुलस दिया जाता है, फिर उसके जवाब में आपको रिस्पांस होता है, और इस तरह से चीजें लर्न होना शुरू हो जाती हैं, कंडीशन होना शुरू हो जाती हैं। फर्दर वाटसन साइकोलॉजी रिजेक्टेड ऑल मेंटलिस्टिक अप्रोच या ऑल मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स। इसने फिर वो कॉन्शियसनेस की या मेंटल स्टडी को खत्म कर दिया था। वर्ड्स सच एज इमेज, सेंसेशन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस व्हिच हैड बीन कैरिड ओवर फ्रॉम द डेज ऑफ मेंटल फिलोसफी वर मीनिंगलेस। वो कहता है ये सब चीजें मीनिंगलेस हैं, क्योंकि इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इनको एक्सपेरिमेंटली देख नहीं सकते, तो ये मेरे लिए कहता नहीं सही ये चीजें, मतलब मैं नहीं मानता। वॉटसन पर्टिकुलरली इंसिस्टेंट रिजेक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो इसको रिजेक्ट करने पर तुला हुआ था कि भाई मैं तो इसको मानता नहीं हूँ कॉन्शियसनेस को। ही बिलीव दैट कॉन्शियसनेस हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू फॉर बिहेवियरल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फर्दर सैड दैट कॉन्शियसनेस हैड नेवर बीन सीन टच्ड, इसको वही वाली बात कि इसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, इसलिए ये किसी काम की नहीं है। वो कहता है ये इसी तरह से है जैसे, ये इसी तरह से अनप्रूवेबल है जैसे वो ओल्ड कॉन्सेप्ट था ना सोल का, सोल को भी प्रूव नहीं किया जा सकता, तो ये कहता है उसी तरह का काम है ये। Therefore, introspection which assume that existence of conscious processes was irrelevant and no use of science of behavior। वो कहता है इस लिए जो इंट्रोस्पेक्टिव है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। द गोल ऑफ बिहेवियरिस्टिक टीचिंग मेथड इज टू मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट। अगर इसको टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहता है कि एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना, उसके बाद देखना कि बिहेवियर कैसा चेंज हुआ है, उसमें क्या चेंज आया है। From a behaviorist perspective, learning is defined entirely by this change in the subject's observable behavior। वो कहता है इसी तरह से हम लर्निंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर बिहेवियरिज्म की डेफिनेशन में किसी को कोई इशू है तो वो क्वेश्चन करें। साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, या आप एक ये कह सकते हो कि हाँ, कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके ये देखा जाता है कि बिहेवियर में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो वही वाली बात हो जाती है। सर यानी हम कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का कोई वजूद ही नहीं था, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। हाँ कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्टनेस को तो उन्होंने माइनस कर दिया ना। वो कहते हैं कि हमारे साथ हमारे सामने वो बात करो जो ऑब्जर्व की जा सकती है। कॉन्शियसनेस को उन्होंने मतलब कि उन्होंने निकाल दिया, माइंड को निकाल दिया, इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्टनेस जो एब्स्ट्रैक्टनेस कह रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो भी तो इसी में आएगा ना कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। हाँ, वो वाली चीज अगर माइंड के अंदर चल रही है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है तो उसके नतीजे में जो बिहेवियर आएगा उसकी बात ये करेंगे। जैसे हम वो इनसाइट लर्निंग की बात करेंगे, ठीक है, तो इनसाइट लर्निंग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन उसके अंदर भी फिर वो बिहेवियर की बात करेंगे कि उसके नतीजे में इसका बिहेवियर क्या आया है। जैसे वो आपने सुनी होगी ना कि इनसाइड लर्निंग के अंदर हमने वो एक एग्जांपल देखेंगे, जो मंकी को वो मैंगो वाली एग्जांपल है कि मैंगो ऊपर लटकाए गए और बीच में या बाहर रख दिए गए पिंजरे से, और स्टिक्स भी रख दी गई कुछ। पहले वो ट्राई करता रहा, हाथ डाल के उसका हाथ नहीं पहुंचा, तो फिर उसने स्टिक्स को इकट्ठा किया और स्टिक्स की मदद से उसको खींच लिया। तो अब उसके माइंड में हमें नहीं पता क्या चल रहा था, लेकिन जब उसने बिहेवियर शो किया तो हमें पता चल गया कि इसके माइंड में ये चला था कि यार मेरा हाथ तो नहीं पहुंच रहा, तो क्यों ना मैं एक स्टिक उठा के तो वो चला लूं, उसको नजदीक कर लूं। तो ये इस तरह से रिजल्ट निकाल लें तो वो बात फाइनल बात आके रुकेगी आपकी बिहेवियर पर। ठीक है, आपको समझ आई? या आपका अगर आपका कोई एंगल, अगर आपका एंगल कोई और था या एस्पेक्ट कोई और था तो फिर वो उस एस्पेक्ट को बताएं। श्योर आ रहा है?
जी, जब मैंने ये देखा तो मुझे ये लगा कि जैसे हमारे माइंड में तो थिंकिंग भी है, लर्निंग भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे तो बात भी लर्निंग की हो रही है, तो उस हवाले से मैंने पूछा। नहीं, वो यहाँ पर माइंड के अंदर आप चल रहे, आपके अंदर जो चीजें मर्जी चलती रहे, नो इशू, ठीक है। वो बात नहीं है कि वो माइंड मेंटल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ही रद्द कर देंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जब आप बिहेवियरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे ना, तो फिर आप कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, आप एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले कि बिहेवियर क्या शो हो रहा है। उस बिहेवियर को देख के आप जो मर्जी समझते रहो या सीखते रहो या बोलते रहो, ठीक है। पहली बात ही इनकी स्टार्ट होती है बिहेवियर से, ऑब्जर्वेबल थिंग से। ओके सर, यानी मेन फोकस जो है वो आपका बिहेवियर ही होगा। बिहेवियर होगा बिहेवियरिज्म के अंदर। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म, इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। बाय द सेकंड डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, फ्यूअर देन 40 इयर्स आफ्टर विलियम वुंड, 40 साल बाद विलियम वुंड के लॉन्च, जब ये लॉन्च हुई थी, द साइंस हैड अंडरगॉन ड्रास्टिक रिवीजन। फिर उस मतलब के साइंस फिर से उसने करवट ली। नो लॉन्गर डिड ऑल साइकोलॉजिस्ट एग्री ऑन द वैल्यू ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। वही वाले मसाइल चल रहे थे, इंट्रोस्पेक्शन को नहीं मानते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ मेंटल एलिमेंट्स को नहीं मानते थे। वो कहते हैं कि ये प्योर साइंस नहीं है, ये इस तरह की चीजें थी। द फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट वर रीराइटिंग द रूल्स। फंक्शनल साइकोलॉजी फिर दोबारा से मतलब चीजों को इकट्ठा कर रहे थे, उनको रीराइट करने का मतलब है कि वो बताना चाह रहे थे कि कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। यूजिंग साइकोलॉजी इन वेज वर अनएक्सेप्टेबल एट लिप्जिग एंड कर्नल, जो कि इन जगहों पर नहीं मानी जा रही थी, तो वो कोशिश कर रहे थे उनको बेहतर करने की। द फंक्शनलिस्ट डिड नॉट सेट आउट डेलिबरेटली टू डिस्ट्रॉय द एस्टेब्लिशमेंट। अब ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। जो फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट थे ना, वो ईबी टिचनर और विलियम वुंड की जो साइकोलॉजी थी ना, उसको बिल्कुल तबाह नहीं करना चाह रहे थे, यानी कि उसको बिल्कुल खत्म नहीं करना चाह रहे थे। इंस्टेड दे मॉडिफाइड इट, उसको इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करके फंक्शनलिज्म उन्होंने दिया। एडिंग अ बिट हियर एंड चेंजिंग समथिंग देयर, थोड़ा बहुत चेंज करके उन्होंने उसको फंक्शनलिज्म बना दिया स्ट्रक्चरलिज्म की बजाय। और इस तरह से एक नई फॉर्म निकली साइकोलॉजी की, जिसको फंक्शनलिज्म बोला। दे सा देयर टास्क नॉट एज ब्रेकिंग विद द पास्ट बट बिल्डिंग ऑन इट। उन्होंने पास्ट को, इस चीज को समझिएगा, समझने वाली बात है, गहरी बात है। उन्होंने क्या किया, वो जो पास्ट थी ना, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म था, उसको उन्होंने खत्म नहीं किया, उसको तबाह नहीं किया, उसको तोड़ा नहीं है, बल्कि उसी पर अपनी बुनियाद रख दी उन्होंने, अपने स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रख दी, ठीक है। तो ये इस तरह भी चीजों को थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है। अब ये शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे कि हम तो बात कर रहे थे स्ट्रक्चरलिज्म अलहदा, फंक्शनलिज्म अलहदा, लेकिन अब एक नई चीज निकल के सामने आ गई है। अब ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और है कि उन्होंने क्या किया था, क्या अपनी उन्होंने जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो अलहदा से निकाला था, या उसने पिछले स्कूल ऑफ थॉट को ही बेहतर कर दिया था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पिछले स्कूल ऑफ थॉट को थोड़ा सा इंप्रूव करके उन्होंने मतलब कि आपको दे दिया था कि यार ये उसकी बेहतर फॉर्म है जो हम दे रहे हैं, उसमें बहुत सारी कमियां है। ये बात इस हवाले से इस तरह से हमने पहले भी कर रखी है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो पास्ट उनके पास साइकोलॉजी थी, स्टडी थी, उसको तबाह नहीं किया उन्होंने, बल्कि अपनी जो साइकोलॉजी उसी के ऊपर बिल्ड कर दी उन्होंने, अपना जो स्कूल ऑफ थॉट था। Thus, the situation in American psychology in the second decade of the 20th century was the functionalism was maturing. Functionalism उस वक्त mature हो रहा था, while structuralism maintained a strong but no longer exclusive position. वो स्ट्रक्चरलिज्म की अच्छी पोजीशन थी, लेकिन वो ज्यादा देर अपना मतलब वो कायम नहीं रख सका, ठीक है, अपनी अब खुद ज्यादा फेमस नहीं रह सका। द ईयर 1913, यहाँ पर भी बिहेवियरिज्म की एंट्री होती है 1913 के अंदर। ब्रॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ वार, अ डेलिब्रेट ब्रेक विद बोथ ऑफ दीज पोजीशंस। इन दोनों पोजीशंस के खिलाफ फिर एक आप कह सकते हैं, ये यहाँ पर मुहावरतन बात की गई है कि जंग शुरू हुई, कि मतलब इस दोनों के मुकाबले में एक नया स्कूल ऑफ थॉट सामने आया, जिसका नाम बिहेवियरिज्म है। अ प्रोटेस्ट मूवमेंट बिगेन विद द इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय द ओल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब खत्म करना चाहते थे जो पुराने थे। इट्स लीडर वांटेड नो मॉडिफिकेशन ऑफ द पास्ट। अब वो यहाँ पर शायद आपको समझ आ जाए कि उसका जो लीडर था ना बिहेवियरिज्म का, अब यहाँ पर बिहेवियरिज्म लिखा नहीं है, लेकिन बिहेवियरिज्म की ही बात होना शुरू हो गई 1913 से। अच्छा, वो कहते हैं कि जो उसका लीडर था ना बिहेवियरिज्म का, यानी कि जेबी वाटसन, वो पास्ट को मॉडिफाई नहीं करना चाहता था, एंड नो कंप्रोमाइज विद इट, और ना ही उसके साथ कंप्रोमाइज करना चाहता था, जैसे फंक्शनलिज्म वालों ने किया था।
उन्होंने कंप्रोमाइज किया, उसी पर अपना उसी को मॉडिफाई कर दिया और फंक्शनलिज्म की तरफ लेके बात, ठीक है। दिस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज कॉल्ड बिहेवियरिज्म एंड इट वाज प्रोमोटेड बाय 35-year-old अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जे बी वॉटसन। ये 35 साल की बात कर रहा है जब उसने बिहेवियरिज्म पर बात करना शुरू कर दी थी। बिहेवियरिज्म दिया है उसने 35 साल से, जस्ट 35 years। ये कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं, बंदा इसमें यंग ही होता है समझ लो एक तरह से, अगर मेंटेन किया हो तो। अच्छा, जस्ट 10 year अर्लियर इन 1903 वाटसन, इससे 10 साल पहले उसने पीएचडी की डिग्री ली थी अपनी, ठीक है, फ्रॉम जेम्स रोलैंड एंजल। अब ये देखिए उसके अंडर ली थी, रोलैंड एंजल के अंडर उसने पीएचडी की डिग्री ली थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि उसने खुद तो पीएचडी नहीं की थी लेकिन बहुत से लोगों को पीएचडी दी थी उसने। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो व्हेन इट वाज द सेंटर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी, उस वक्त ली थी जब वो फंक्शनल साइकोलॉजी का मुकाम था, उस वक्त फंक्शनल साइकोलॉजी का सेंटर था, ये समझ लें, ठीक है, जब इसने डिग्री ली। वन ऑफ द टू मूवमेंट वाटसन सेट आउट टू स्मैश, वाटसन क्या करना चाहता था, दोनों में से किसी एक मूवमेंट को तबाह करना चाहता था, वो इसको खत्म करना चाहता था या टक्कर देना चाहता था, ठीक है। These basic ideas of behaviorist movement did not origin। अब ये देखें वही वाली बात जो आई थिंक सादिया आपने पूछा था कि एक के बाद दूसरा आया स्कूल ऑफ थॉट या इकट्ठे आए या क्या चक्कर था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि these basic ideas of behaviorism did not originate with Watson but had been developing for some time in psychology and biology। ये पहले से ही इन पर काम हो रहा था किसी ना किसी वे से, इनका जिक्र हो रहा था जो चीजें एग्जैक्टली बिहेवियरिज्म के अंदर आ रही थी, ठीक है। लाइक ऑल फाउंडर्स वाटसन ऑर्गेनाइज एंड प्रमोटेड ideas and issues that already were acceptable to the intellectual zeitgeist। वो कहते हैं कि इसने क्या किया, इसने डिफरेंट जो चीजें थी उनको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसने एक स्कूल ऑफ थॉट बना के पेश कर दिया कि इसको इस तरह से देखें। तो वो वाली चीजें इकट्ठी की जिनको माना जा रहा था, जिनको समझा जा रहा था कि यार वाकई ये चीजें सही हैं। Consider then the major forces Watson effectively brought together to form his school of thought, behaviorism system, the philosophical tradition of objectivism, mechanism and animal psychology and functional psychology। इन सारी चीजों को मिला के इसने अपना स्कूल ऑफ थॉट दिया जिसका नाम बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट रखा, ठीक है। इसने ट्रेडिशन ऑफ यानी कि ऑब्जेक्टिविज्म को इकट्ठा किया, उसमें से चीजों को लिया, मैकेनिज्म को देखा, उसके बाद एनिमल साइकोलॉजी को, और फिर फंक्शनल साइकोलॉजी का भी अपना रोल है बिहेवियरिज्म के अंदर, ठीक है। तो इन सब चीजों को इसने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद इसने देखा कि ये बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट बन सकता है, तो उसने बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट दे दिया। द रिकग्निशन ऑफ द नीड ऑफ द ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी इन साइकोलॉजी हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। वो कहता है कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी की बात की गई है ना इसके अंदर, बिहेवियरिज्म के अंदर, इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसके बारे में डिस्कार्टिस ने भी बात की है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए चीजों के अंदर, साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म इज द फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्टे कॉम्टे। इसने दिया था ऑब्जेक्टिविज्म का, ऑब्जेक्टिविज्म के अंदर वो कहते हैं ऑगस्टे कॉम्टे फेमस बंदा है, फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर है, ये भी क्वेश्चन है याद रखिएगा। फाउंडर ऑफ मूवमेंट नोन एज पॉजिटिविज्म, इसने पॉजिटिविज्म दिया था। पॉजिटिविज्म की अगर बात आएगी तो ऑगस्टे कॉम्टे ने दिया था, याद रखिएगा। दैट एम्फसाइज्ड पॉजिटिव नॉलेज, यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं, जब फैक्ट्स की बात आ जाएगी तो ऑब्जेक्टिविटी की बात आ जाएगी। द ट्रूथ ऑफ विच वाज नॉट डिबेटेबल, इसने बोला था कि यानी कि पॉजिटिव नॉलेज ऐसा नॉलेज होता है जो डिबेटेबल नहीं होता, या फैक्ट्स ऐसी चीजें होती है जो डिबेटेबल नहीं होती है, जिस पर कोई शक व शुबा नहीं होता। तो ये उसको उसके साथ ऑब्जेक्टिविटी के साथ फिर उसको बिहेवियरिज्म के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉम्टे द ओनली वैलिड नॉलेज इज दैट विच इज सोशल इन नेचर एंड ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल। ये दो चीजें वो कहता है कि एक तो जो नॉलेज होता है ना वो सोशल होना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ठीक है। सोशल का मतलब ये हो सकता है कि वो सोसाइटी के अंदर अप्लाईएबल हो, उसको एप्लीकेबल किया जा सके या बनाया जा सके। दीज क्राइटेरिया रूल आउट इंट्रोस्पेक्शन। जब ये वाली चीजें या ये वाला क्राइटेरिया सामने आया ना तो फिर जो इंट्रोस्पेक्शन को निकाल दिया गया, इंट्रोस्पेक्शन को मतलब कि उसको इंट्रोस्पेक्शन तो ऑटोमेटिकली निकल गई ना, क्योंकि ना ये ऑब्जर्वेबल है ना ये सोशल है, which depends on the private individual consciousness and cannot be objectively observed. By the early years of the 20th century, positivism had become part of the scientific, यानी कि बाद में उसको माना जाने लगा। अच्छा, zeitgeist क्या होता है, जल्दी से बोलें, जल्दी से, टाइम ज्यादा हो गया, मुझे पता ही नहीं।
चले बाद में पूछता हूँ, ये लाइन में खत्म कर लूँ, बाद में पूछता हूँ। Thus by the time Watson set to work on his behaviorism, the objectivistic, mechanistic, materialistic influences were so pervasive that they led inevitably to a new kind of psychology. फिर इस तरह से एक नई साइकोलॉजी वजूद में आ गई, one without conscious mind and soul, वो साइकोलॉजी जो जिसमें ना तो कॉन्शियसनेस था, ना माइंड था, ना सोल थी, one that focus on the on only what could be seen, वो साइकोलॉजी या वो फील्ड जो जिसमें चीजों को देखा जा सकता था, सुना जा सकता था, इसके साथ साथ टच किया जा सकता था, जो कि ऑब्जेक्टिव चीज जो कि ऑब्जेक्टिविटी है और जो कि जिसको रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो वाली साइकोलॉजी निकल के आई सामने, ठीक है, जिसका नाम बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट रखा गया। उसके बाद एक और अहम चीज है, द रिजल्ट्स वाज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ये साइंस ऑफ बिहेवियर था, दैट व्यूड ह्यूमन बीइंग्स एज मशीन्स। जो अगर मशीन की बात की जाए कि मशीन, ह्यूमंस को मशीन किसने बोला है कि ह्यूमंस एज अ मशीन के तौर पर काम करें या मशीनों की तरफ काम कर रहे होते हैं, तो ये जेबी वॉटसन ने कहा था, इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका था, शायद थोड़ा सा बोरियत वाला हो, लेकिन ये हिस्ट्री थी, इसको देखना जरूरी था एक ग्राउंड बनाने के लिए, प्लॉट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बोल लें जल्दी से। सर ये जो पॉजिटिविज्म था, तो इसमें हम कह सकते हैं मतलब ये सारा जो ऑब्जेक्टिविटी है, पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिविटी को कहते हैं या कोई और इसकी डेफिनेशन है? पॉजिटिविज्म बेसिकली जो आप इस तरह से कह सकते हो कि आप ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात समझ ले कर रहा है। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, जो चीजों को डील करता है, और चूंकि इसने ऑब्जेक्टिविटी की बात की है तो ये फिर जाहिर सी बात है हम इसको ऑब्जेक्टिविटी भी बोलेंगे। सर मेरा एक जर्नल सा क्वेश्चन है, जैसे हम जी यूनिवर्सिटी टीचिंग के लिए हमें इतनी स्पेशल तैयारी की जरूरत होती है, जैसे हम पीपीएससी वगैरह करते हैं वैसे ही कर लेते हैं? टीचिंग के लिए, जी सर, टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए आपको बहुत तैयारी की जरूरत होती है। आपको इसके लिए बहुत सी चीज़ों को डेप्थ में देखना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ों को अब ये वाला जो एक मैंने छोटी सी बात एग्जांपल देता हूँ, ये ज़ाइटगाइस्ट बोला है ना, जब मैंने इसको पढ़ा ना, मुझे इसका नहीं पता था, माइंड में नहीं था, तो मैंने फिर इसको देखा जाके। मैंने क्यों देखा, मैंने कहा यार ये मेरे स्टूडेंट में से कोई इसका क्वेश्चन उठा रही है तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इसको जाके स्टडी किया है। अब इसका ताल्लुक तो कोई नहीं था हमारे इस टॉपिक के साथ, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ा है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुझे पढ़नी पड़ी है। क्यों? कि कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन ना कर दे, और अगर उसने क्वेश्चन कर दिया तो अगर मैं ना बता पाया तो ये एज अ टीचर मेरे लिए एक अच्छी चीज नहीं है, और ये मुझे सूट नहीं करता कि मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए और मुझे उसका आंसर ना आता हो। ये नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर आता हो, लेकिन मैक्सिमम मुझे तो कोशिश करनी चाहिए ना कि आंसर दे सकूं। बस यही चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो क्वेश्चन मुझे आना चाहिए। जब इस चीज के पीछे जाएंगे तो आप बहुत सी चीजों को खुद ही क्लियर करने लग जाएंगे। आपको बाज दफा आप साइकोलॉजी पढ़ाने गए हो, आपको बाज दफा सोशियोलॉजी से क्वेश्चन देखना पड़ रहा होता है, आपको मैथमेटिक्स देखनी पड़ रही होती है, आपको बाज दफा बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है आंसर करने के लिए। तो ये बेहतरीन चीज होती है अगर आप ये चीज रखेंगे ना जहन में कि मैंने हर क्वेश्चन का आंसर करना है, तो उस क्वेश्चन को तैयार करने के पीछे जब आप जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी होती चली जाएगी। ओके सर। जी, और क्या किसी ने पूछा था? अच्छा, ये कॉम्टी, ये एक फिलोसफर था। जी, और किसी का क्वेश्चन जल्दी से, टाइम ज्यादा हो गया। तो ये जो आपने टीचिंग के मेथड के हवाले से मैनिपुलेटिव एनवायरनमेंट की बात की थी, इसको रिपीट कर दीजिएगा पहले। अच्छा, ठीक। ये इसको जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें ये चीजें आनी थी, लेकिन ये चले मैंने लिखा था यहाँ पर, चले मैंने कहा साथ ही आपको बता दूं कहाँ गया। हाँ, ये यहाँ पर अगर वो कहते हैं कि इसको आप एज अ टीचर देखें ना, स्कूल बिहेवियरिज्म को एज अ टीचर देखें। अच्छा, अब ये स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे ना आप, तो ये नहीं कि सिर्फ आप इसको लर्निंग के अंदर करेंगे, आप इसको एज अ टीचर भी देख सकते हो, आप इसको एज अ स्टूडेंट भी देख सकते हो, आप इसको एज अ बॉस भी देख सकते हो अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको अप्लाई करना है। आप एज अ इसको सिस्टर भी देख सकते हो अगर आपने ब्रदर को सिखाना है, आप एज अ मदर भी देख सकते हो, अगर कोई मेल है तो एज अ फादर भी इसको समझ सकता है और अप्लाई कर सकता है मुख्तलिफ चीजों पे। तो इसको एक दफा अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो जहां मर्जी इसको अप्लाई कर दो, नो इशू। अच्छा, आपने पूछा है कि मैनिपुलेट करने की बात है,
The goal of behaviorist teaching method is to manipulate the environment of a subject. सब्जेक्ट का environment, वो कहता है environment change कर दो, manipulate कर दो, a human or animal, जिसको भी आप सिखाना चाहते हैं उसका environment manipulate करके देखो, in an effort to change the subject's observable behavior, उसका behavior change करने के लिए, ठीक है। अगर आप उसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर दो। अगर हम यहाँ पर एज अ टीचर देख रहे हैं तो हम रिजल्ट लेना चाहते हैं अच्छे, या किसी बच्चे का हमारे सामने बिहेवियर सही नहीं है, या वो पढ़ नहीं रहा, या वो उस तरह से आउटपुट नहीं दे रहा जिस तरह से उसको आउटपुट देनी चाहिए, तो आप उसका इन्वायरमेंट मैनिपुलेट करके देख लो, मे बी वो बेहतर देना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर अगर वो पीछे बैठता है उसको आगे कर दो, आगे बैठ रहा है पीछे कर दो, किसी नालायक बच्चे के साथ बैठ रहा है उसको लायक बच्चे के पास भेज दो, लायक के पास बैठा हुआ है उसको नालायक के पास भेज के देख लो। अगर वो आपको लगता है कि ये यहाँ पर बच्चे सही क्लासरूम के अंदर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उसको उनको बाहर लेके चले जाओ, आपको पता चल जाएगा, एफर्ट आना शुरू हो जाएगा कि रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि ये इस एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने से क्या रिजल्ट आया। मुझे अच्छे से याद है जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी चूंकि मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी थी, तो मेरे जो सर थे उनका एक भतीजा या भांजा था, उन्होंने ना, वो पीछे बैठता था, नालायक था, तो पीछे बैठता था। तो एक दिन क्या किया, उस सर ने मुझे ना एक दिन बोला कि इसको क्वेश्चन समझाओ। सर ने नहीं बोला था, सॉरी, मैं अपनी तरफ से उसको समझाने लग गया, उसको समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, उसको क्वेश्चन समझा दिया, उसको बड़े अच्छे से समझ आया। तो सर ने उसको उठा लिया कि चल भाई तू व्हाइट बोर्ड पे करके दिखा। तो उसने व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल सही क्वेश्चन कर दिया, एग्जैक्ट जैसे उसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था सर ने कि ये क्वेश्चन सही कर लेगा, वो सजा देनी होगी शायद इसलिए उसको उठा लिया। तो क्वेश्चन उसने सही किया तो सर हैरान रह गए। तो सर ने फिर पूछा तुझे कैसे है, तो फिर सर को उसने बताया कि मुझे लतीफ ने बताया है। तो फिर सर ने क्या किया कि उसको फिर मेरे साथ बिठा दिया, हालांकि मैं फ्रंट पे बैठता था, मेरे साथ वाले जो लड़के वो भी सारे लायक थे, तो मैं फ्रंट पे बैठता, उनको पीछे से उठा के मेरे साथ बिठा दिया कि अगर इसके साथ बैठेगा तो थोड़ा सा चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें नो डाउट कि उसमें इंप्रूवमेंट भी आना शुरू हो गई थी। तो इससे शायद आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है जी, मुझे लगता है क्वेश्चन करने वाले ही गायब हो गए। किन्होंने किया था क्वेश्चन? मैं जल्दी बताया, मैंने नेक्स्ट क्लास लेनी है अपनी, 10 मिनट लेट हो गए हूँ पहले। ओके चलें, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।